भारतीय राजनीति के 5 ऐसे नेता जिन्हें उनकी पुरानी पार्टी ने निकाल दिया और उसके बाद उन्होंने अपनी पुरानी पार्टी से बहुत बड़ा बदला लिया। नंबर 5 पर आते हैं महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े जादूगर शरद पवार जी। साल 1999 की बात है। कांग्रेस में सोनिया गांधी जी के विदेशी मूल का मुद्दा गरमाया हुआ था। शरद पवार जी ने सीधे हाईकमान के सामने बगावत का बिगुल फूंक दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि देश का प्रधानमंत्री कोई विदेशी मूल का व्यक्ति नहीं बन सकता। बस फिर क्या था, कांग्रेस आलाकमान को यह बात चुभ गई। अनुशासनहीनता का ठप्पा लगाकर शरद पवार जी को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कांग्रेस को लगा था कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन असली खेल तो अभी शुरू होना था। शरद पवार जी ने बिना एक सेकंड गवाए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी का गठन कर दिया। उन्होंने महाराष्ट्र की धरती पर अपनी ऐसी राजनीतिक बिसात बिछाई कि पूरी कांग्रेस पार्टी देखती रह गई। शरद पवार जी ने मराठा प्राइड का ऐसा कार्ड खेला कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के रीढ़ की हड्डी ही टूट गई। मजेदार बात देखिए, जिसे कांग्रेस ने धक्के मारकर निकाला था, उसी शरद पवार जी के सामने कुछ ही महीनों बाद कांग्रेस को घुटने टेकने पड़े। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को शरद पवार जी की बैसाखी की जरूरत पड़ गई। इसे कहते हैं राजनीति का असली थप्पड़। उन्होंने साबित कर दिया कि शेर चाहे बूढ़ा हो जाए, लेकिन शिकार करना नहीं भूलता। आज की महाराष्ट्र की राजनीति में उनके बिना पत्ता तक नहीं हिलता है। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि शरद पवार जी का यह बदला सबसे बड़ा था, तो जरा ठहरिए। अब जिस नेता की एंट्री होने वाली है, उसने तो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए पूरे राज्य से पुरानी पार्टी का सुपड़ा ही साफ कर दिया था। कौन है वो नेता, चलिए जानते हैं। नंबर 4 पर आते हैं आंध्र प्रदेश के कद्दावर नेता YS जगन मोहन रेड्डी जी। साल 2009 में आंध्र प्रदेश के बेहद लोकप्रिय मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी जी का एक हेलीकॉप्टर क्रैश में अचानक निधन हो गया। पूरे राज्य में शोक की लहर थी। उनके बेटे जगन मोहन रेड्डी जी अपने पिता की विरासत को संभालना चाहते थे। वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन दिल्ली में बैठी कांग्रेस सरकार के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने जगन मोहन रेड्डी जी की मांग को पूरी तरह अनसुना कर दिया। जगन मोहन रेड्डी जी अपने पिता के गम में डूबे लोगों से मिलने के लिए ओदारपू यात्रा निकालना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने इस पर भी रोक लगा दी। स्वाभिमान पर लगी यह चोट जगन मोहन रेड्डी जी को बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने साल 2011 में कांग्रेस को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और YSR कांग्रेस पार्टी की नई दुकान खोल ली। इसके बाद तो कांग्रेस ने उनके पीछे केंद्रीय एजेंसियों को लगा दिया। उन्हें जेल तक जाना पड़ा, लेकिन जगन मोहन रेड्डी जी ने हार नहीं मानी। जेल से बाहर आते ही उन्होंने 3000 किलोमीटर से ज्यादा की पदयात्रा की। उन्होंने जनता के बीच जाकर सीधे दिल्ली के अहंकार को चुनौती दी। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में जगन मोहन रेड्डी जी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का नाम और निशान मिट गया। कांग्रेस पार्टी वहां शून्य पर सिमट गई। जो कांग्रेस कभी आंध्र प्रदेश के दम पर दिल्ली की सत्ता चलाती थी, उसी आंध्र प्रदेश में आज उसे ढूंढने के लिए टॉर्च जलानी पड़ती है। जगन मोहन रेड्डी जी ने दिखा दिया कि अगर जनता का साथ हो तो दिल्ली के बड़े से बड़े सुल्तान को भी दिन में तारे दिखाए जा सकते हैं। दक्षिण का ये ड्रामा तो सिर्फ एक ट्रेलर था। अब हम चलते हैं सीधे पूर्वोत्तर भारत की तरफ, जहां एक मुलाकात के दौरान मिले बिस्किट ने भारत की सबसे पुरानी पार्टी की किस्मत ही पलट दी। क्या था वो बिस्किट का किस्सा, चलिए आगे देखते हैं। नंबर 3 पर आते हैं असम के मुख्यमंत्री और फायरब्रांड नेता हेमंत बिस्वा शर्मा जी। हेमंत बिस्वा शर्मा जी कभी असम कांग्रेस के सबसे बड़े संकट मोचक और चाणक्य माने जाते थे। तरुण गोगोई जी की सरकार को पर्दे से पीछे से वही चला रहे थे। साल 2015 के आसपास असम कांग्रेस में अंदरूनी कलह मची थी। हेमंत बिस्वा शर्मा जी अपनी बात रखने के लिए दिल्ली पहुंचे। वहां राहुल गांधी जी के साथ एक बेहद अहम मीटिंग तय हुई, लेकिन इस मीटिंग में जो हुआ उसने भारतीय राजनीति का भूगोल ही बदल दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा जी देश के इतने बड़े राज्य की गंभीर राजनीतिक समस्याओं पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी जी का पूरा ध्यान अपने पालतू कुत्ते को बिस्किट खिलाने में था। हद तो तब हो गई जब उसी प्लेट से पार्टी के नेताओं को भी चाय नाश्ता ऑफर होने लगा। हेमंत बिस्वा शर्मा जी को यह अपनी और असम की जनता की घोर बेइज्जती लगी। उन्होंने उसी पल तय कर लिया कि अब इस पार्टी में एक सेकंड भी नहीं रहना है। उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी का दामन थाम गया। इसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने जो किया, उसे कांग्रेस की लीडरशिप ताउम्र नहीं भूलेगी। उन्होंने असम में कांग्रेस के किले को ताश के पत्तों की तरह ढहा दिया। सिर्फ असम ही नहीं, बल्कि पूरे पूर्वोत्तर के राज्यों से कांग्रेस को उखाड़ फेंका। आज वो असम के कद्दावर नेता है और पूरे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं। कांग्रेस को एक बिस्किट और लापरवाही इतनी भारी पड़ी
कि उनका पूरा का पूरा गाड़ी उनके हाथ से निकल गया। इसे कहते हैं कर्म का तुरंत वापस आना। पूर्वोत्तर का यह किला ढहने के बाद अब रुख कहते हैं उस राज्य का जहाँ की दीदी के सामने अच्छे अच्छे सूरमा पानी भरते हैं। एक ऐसी महिला नेता जिन्होंने संसद में साड़ी का पल्लू बांधकर बगावत की थी। चले देखते हैं नंबर 2 पर कौन है। नंबर 2 पर आती हैं ममता बनर्जी। साल 1997 के दौर में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल कांग्रेस की सबसे तेज तर्रार राजनेता थी। वो बंगाल में वामपंथियों यानी सीपीएम के आतंक के खिलाफ सड़क पर उतरकर अकेली लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन दिल्ली में बैठी कांग्रेस लीडरशिप सीपीएम के खिलाफ नरम रुख अपनाए हुई थी। ममता बनर्जी को कांग्रेस का यह ढुलमुल रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस ने उन्हें अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर बाहर निकाल दिया। कांग्रेस को लगा कि बंगाल में उनकी राह आसान हो गई, लेकिन ममता बनर्जी कोई आम नेता नहीं थी। उन्होंने 1998 में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का गठन किया। ममता बनर्जी ने बंगाल की सड़कों पर जो संघर्ष किया उसकी मिसाल आज भी दी जाती है। उन्होंने 34 साल पुराने अवैध वामपंथी किले को तो ध्वस्त किया ही, साथ ही बंगाल से कांग्रेस की राजनीति पर भी हमेशा के लिए ताला लगा दिया। आज भले ही ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन उन्होंने बंगाल की राजनीति का जो इतिहास लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। उन्होंने कांग्रेस को बंगाल में इस कदर हाशिए पर धकेल दिया कि आज वहां कांग्रेस का वजूद सिर्फ कुछ सीटों पर सिमट कर रह गया है। ममता बनर्जी ने साबित कर दिया कि अगर इरादे फौलादी हों तो पार्टी से निकाले जाने के बाद भी इतिहास बदला जा सकता है। अभी तक आपने जितने भी नेताओं के नाम सुने उन सब ने राज्य के स्तर पर अपनी पुरानी पार्टी से बदला लिया था, लेकिन अब वक्त आ गया है नंबर 1 के उस महानायक का जिसने राज्य नहीं बल्कि सीधे देश की सल्तनत का तख्ता पलट कर दिया था, जिसने 400 से ज्यादा सीटों वाली मजबूत सरकार के प्रधानमंत्री की कुर्सी खींच ली थी। नंबर 1 पर आते हैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह जी। साल 1987 की बात है। राजीव गांधी जी के पास देश की संसद में 400 से ज्यादा सांसदों का प्रचंड बहुमत था। इतिहास की सबसे मजबूत सरकार चल रही थी। बीपी सिंह जी उस सरकार में पहले वित्त मंत्री और फिर रक्षा मंत्री थे। रक्षा मंत्री रहते हुए बीपी सिंह जी के हाथ कुछ ऐसी फाइलें लगी जिससे बोफोर्स तोप सौदे में भारी भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। बीपी सिंह जी ने ईमानदारी का रास्ता चुना और अपनी सरकार के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए। यह बात राजीव गांधी जी की सरकार को नागवार गुजरी। बीपी सिंह जी को तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया और बाद में कांग्रेस पार्टी से भी निकाल दिया गया। कांग्रेस को लगा कि इतने प्रचंड बहुमत के सामने एक अकेला मंत्री क्या ही उखाड़ लेगा, लेकिन बीपी सिंह जी ने इसे अपनी ईमानदारी पर हमला माना। उन्होंने कांग्रेस से निकलते ही पूरे देश का दौरा शुरू कर दिया। उन्होंने नारा दिया, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। उन्होंने जनता दल नाम की नई पार्टी बनाई और इतिहास में पहली बार वामपंथियों और दक्षिणपंथियों यानी बीजेपी और लेफ्ट को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। साल 1989 के लोकसभा चुनाव में बीपी सिंह जी ने भ्रष्टाचार का ऐसा मुद्दा उठाया कि 400 सीटों वाली विशालकाय कांग्रेस औंधे मुंह जमीन पर गिर गई। राजीव गांधी जी को सत्ता से हाथ धोना पड़ा और पार्टी से निकाले गए बीपी सिंह जी देश के अगले प्रधानमंत्री बन गए। यह भारतीय राजनीति के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे भयानक प्रतिशोध था। उन्होंने दिखा दिया कि जब एक ईमानदार नेता की खुददारी जागती है तो बड़े से बड़े सम्राट का सिंहासन भी हवा में तिनके की तरह उड़ जाता है।